हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका 15 डेज टीचिंग एप्टीट्यूड मास्टरी सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने यूनिट 1 के कुछ और टॉपिक्स को, और इसके लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज हम जो टॉपिक आपका कवर करने वाले हैं वो है राइट टू एजुकेशन 2009 यानी शिक्षा का अधिकार, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरटीई कहते हैं। ठीक है, आरटीई 2009। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, ये हमारा जो आपका आरटीई है, शिक्षा का अधिकार, ये कहाँ से आया है। तो देखिए, जब 1950 में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था भारत का, तो वहां पर ये कहा गया था कि कोशिश की जाएगी कि 10 साल के अंदर, आने वाले 10 साल में सभी बच्चों को जो 14 वर्ष से आयु में कम है, उन मतलब 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और इस प्रोविजन को कहाँ रखा गया था? इस प्रोविजन को रखा गया था आर्टिकल 45 यानी कि आपके आर्टिकल 45 में, जो कि किसका हिस्सा था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा था ये। ठीक है, अब ये जो आपके डीपीएसपी होता है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किस तरीके के आपके यहाँ पर जो आर्टिकल्स रखे गए हैं, ये क्या है? ये ड्यूटीज हैं। ठीक है, स्टेट के क्या है, कर्तव्य हैं जो इन्हें फॉलो करने चाहिए, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। तो इसके ऊपर ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं। यानी कि अब क्या करना था, अब इस आपको ये जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बच्चों तक पहुंचानी है, जो 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं, ये इसमें ज्यादा काम नहीं हो रहा था। अब क्या किया गया, एक 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में इसे एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, और इसे किस में जोड़ा गया? 21A में जोड़ा गया। यानी आर्टिकल 21A जो है किसकी बात करता है? जहां पर जो भी आपके बच्चे 14 वर्ष तक की आयु के हैं, उनको सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। ये उनका क्या है? फंडामेंटल राइट है, उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है, किसमें जोड़ा गया? 21A में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आरटीई जो 2009 आपका किसमें से आता है, कौन से आर्टिकल से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये आपका आर्टिकल 45 से आया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 45 से आया है। अगर हम एज रेंज की बात करें, तो यहाँ पर जो मौलिक अधिकार बनाया गया था, यहाँ पर किन बच्चों के लिए था? जो बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु में, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का इन्होंने मौलिक अधिकार बना दिया इन्होंने इसे। अगर हम यहीं पे दिव्यांग बालकों की तरफ आए, यानी कि ये जो था आपका 6 से 14 वर्ष नॉर्मल बच्चों के लिए था, लेकिन अगर हम आपके दिव्यांग बच्चों की बात करें, तो यहाँ पर एज रेंज 6 to 18 हो जाती है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान में रखेंगे। डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए ये एज रेंज 6 से 18 वर्ष है। ठीक है, अच्छा, सेम जो आपका 86वां संविधान संशोधन था, उससे एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई थी। किसमें ऐड की गई थी? 51K के ऐड की गई थी। 51K में ये ड्यूटी किसके लिए थी? पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए। जो भी माता पिता या अभिभावक है, उनकी ये ड्यूटी है कि उन्हें, अगर उनके बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु में हैं, तो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान कराएं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे, जो आपका 86वां संविधान संशोधन था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उससे पहला तो जोड़ा गया था एक मौलिक अधिकार, जो 21A में रखा गया। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, कि शिक्षा प्राप्त करना, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है। और यहाँ पर 51K में एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, वो पेरेंट्स और आपके अभिभावकों के लिए थी, कि अगर उनके बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु में हैं, तो उन्हें शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये आपका था। फिर 4 अगस्त 2009 को इसे अधिनियमित किया गया। 2005 में आपका बना था एनकेसी। एनकेसी क्या है आपका? नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय, उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने ही इसको बनाया था, नेशनल नॉलेज कमीशन को। और
एनकेसी की ये राय थी या एडवाइस थी, उन्होंने कहा कि इस तरीके से सिर्फ इसे राइट बना देने से, एक फंडामेंटल राइट बना देने से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, इसे एक कानून के रूप में पारित किया जाए, ठीक है, इसे एक एक्ट बनाया जाए। और इसके बाद इसके ऊपर काफी मतलब चर्चा वगैरह के बाद राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 जो था वो पास हुआ। और ये पास हुआ था आपका 2009 में, इसीलिए इसको आरटी 2009 कहते हैं। लेकिन लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है। ये सारी डेट्स वगैरह सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एनकेसी की एडवाइस पर क्या बनाया गया? ये इसको एक एक्ट बनाने की, एक कानून के रूप में पारित करने की बात की गई। और ये इसका पूरा नाम है, अगर आपसे पूछ रहे राइट टू एजुकेशन तो हम शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा नाम क्या है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, ठीक है। कब लागू हुआ? ये कब इन्फोर्स हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश में तो लागू हुआ था, सिवाय किसके? जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में उस समय लागू नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस समय लगा हुआ था आर्टिकल 370, 370 लगा हुआ था वहां पर। और वहां पर जो है अपने कानून चलते थे, ठीक है। वो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सारे एक्ट्स वहां पर फॉलो नहीं होते थे। बाद में जब जम्मू एंड कश्मीर से 6 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया, तो उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 से पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में आरटीई लागू हो गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो टोटल कितने सेक्शंस है आरटीई एक्ट में? आपके टोटल 38 सेक्शंस है, ठीक है। टोटल कितने? 38 धाराएं हैं इसमें। चलिए, पहला जो है आपका सेक्शन फर्स्ट, ठीक है, सेक्शन 1 जो है आपका, उसमें आपका टाइटल की बात की गई है। जो इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, ये इसका टाइटल है, संक्षिप्त शीर्षक। अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें बस कुछ जो मुख्य शब्द हैं जो आपके इस आरटी एक्ट में पूरा प्रयोग किए गए हैं उनको डिफाइन किया गया है, तो इसको आपको इतना ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है। अब सेक्शन 3 में देखो क्या बात हुई है। सेक्शन 3 का जो फर्स्ट पार्ट है आपका, इसमें ये कहा गया है कि जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु में हैं उनको अपने नेबरहुड स्कूल्स में अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करनी है। अब बात आती है ये नेबरहुड स्कूल्स क्या है, ठीक है। नेबरहुड स्कूल्स को हम क्या कहेंगे? नेबरहुड स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं, बच्चे अगर प्राइमरी क्लासेस में हैं, हम अगर प्राइमरी क्लासेस की बात करें, लोअर प्राइमरी आपकी होती है 1 से लेकर 5th तक, ठीक है। 1 से लेकर 5th तक जो आपकी प्राइमरी लेवल की क्लासेस हैं, इनके अगर बच्चा इस क्लास में पढ़ता है तो उसके आवास के, जहां वो रहता है उसके 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर उसके लिए स्कूल उपलब्ध होना चाहिए, इसे कहते हैं नेबरहुड स्कूल। और अगर हम अपर प्राइमरी लेवल की बात करें, अपर प्राइमरी में क्लासेस आ जाएंगी 6 से लेकर 8 तक, तो आपका ये दायरा 3 किलोमीटर हो जाएगा, यानी जहां बच्चे रहते हैं उस आबादी के 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बच्चों को नेबरहुड स्कूल में भेजना। नेबरहुड स्कूल पर एमसीक्यू बन जाता है। नेबरहुड स्कूल का मतलब क्या है? फॉर एनी पर्पज ऑफ सब सेक्शन, यहाँ पर देखिए, नो चाइल्ड शैल बी लायबल टू पे एनी काइंड ऑफ फी और चार्जेस एक्सपेंसेस विच में प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम परसुइंग कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। किसी भी तरह का चार्ज, किसी भी तरह का बच्चे से यहाँ पे शुल्क या फीस नहीं लिया जाएगा। बच्चे के लिए एजुकेशन क्या है? फ्री है। धारा 4 देखेंगे, यहाँ पर देखिए, एज अप्रोप्रिएट क्लास में डालने की बात की है। अगर मान लो कोई बच्चा पहली कक्षा में, क्लास 1 में बच्चा कब एंटर करता है? जब बच्चा 6 साल का होता है। जब बच्चा 6 साल का होता है तब वो क्या करता है? क्लास 1 में एंट्री लेता है। अगर मान लो यहाँ पर बच्चा 8 साल का हो चुका है और अभी तक उसने किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है, कभी भी स्कूल वो नहीं गया, तो उसे कौन सी कक्षा में भेजा जाएगा? एज अप्रोप्रिएट क्लास में भेजा जाएगा। एज अप्रोप्रिएट क्लास मतलब 8 साल के बच्चे को जिस कक्षा में होना चाहिए उसी कक्षा में भेजा जाएगा। अब इसमें आप अंदाजा लगा लो, क्लास 1 का बच्चा जो है वो 6 साल का होता है, क्लास 2 का बच्चा 7 साल का होगा, क्लास 3 का बच्चा क्या होगा? 8 साल का होगा। यानी अगर 8 साल का बच्चा है और अभी तक उसने कभी भी किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, उसे सीधे डायरेक्ट क्लास 3 में ही एडमिशन दिया जाएगा, छोटी कक्षा में नहीं, एज अप्रोप्रिएट क्लास में दिया जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं एज अप्रोप्रिएट क्लास। अब बच्चे ने अभी तक कहीं भी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया था और आपने उसे सीधे क्लास 3 में रख दिया है। अब जो अपने और अन्य जो उसके साथी हैं उनसे तो वो पिछड़ जाएगा, क्योंकि वो बच्चे तो अपनी प्रीवियस क्लासेस में काफी कुछ सीख के आए हैं। तो अब इसको कैसे सीखना है? तो इसके लिए टीचर्स किसका प्रोविजन रखा गया है? टीचर्स क्या देंगे इसको? स्पेशल ट्रेनिंग, विशेष प्रशिक्षण देकर इसे कक्षा के अन्य बच्चों के समान लाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। आप एक्स्ट्रा क्लासेस ले चाहे जिस भी तरीके से करें, आपको विशेष प्रशिक्षण देकर
अन्य बच्चों के समान आपको लाने की कोशिश करनी है। इस पर आपका एक क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। आपका क्वेश्चन है कि क्लासरूम्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई एक्ट 2009 आर अनअफेक्टेड एज आरटीई डज नॉट अफेक्ट द एवरेज एज ऑफ अ क्लास इन अ स्कूल। यानी कि यहाँ पर क्या है, आपका आरटी अधिनियम जो है लागू होने के बाद कक्षाएं अप्रभावित है, कक्षाओं में कोई प्रभाव थोड़ी पड़ा, क्योंकि आरटी जो है एक स्कूल की कक्षा को औसत आयु प्रभावित नहीं करता। यानी क्लासेस क्या हो गई हैं, इससे क्लासरूम्स क्या हो गए हैं, लिंगवार अधिक विषम, लिंग के अनुसार अधिक सजातीय, उम्र के हिसाब से अधिक सजातीय, आयुवार अधिक विषम, एज वाइज मोर होमोजिनस हो गई हैं। यानी क्लासेस में क्या हो गया है, एक ही उम्र के बच्चे बैठे हुए हैं, तो उम्र के हिसाब से अधिक सजातीय हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। धारा 5, धारा 5 आपकी क्या कह रही है, सेक्शन 5, फॉर एनी चाइल्ड सीकिंग एडमिशन इन अनदर स्कूल फॉर एनी रीजन, मतलब अगर किसी भी बच्चे को अगर किसी भी वजह से अपना स्कूल चेंज करना है तो वो टीसी की डिमांड कर सकता है, और प्रिंसिपल को टीसी देने से ना तो मना करना है ना ही उस पर देरी करनी है। और डीले की वजह से अगर मान लो टीसी मिलने में देरी हो भी रही है तो भी दूसरा स्कूल उसको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। ही कैन नॉट रिफ्यूज हिम द एडमिशन ऑन द बेसिस दैट ही हैज नॉट सबमिटेड हिज टीसी। ठीक है, डीले अगर हो रहा है उसमें, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करनी है, डीले अगर हो रहा है उसमें, देरी से मिल रही है टीसी, तो भी आप एडमिशन रिफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर सारी धाराएं मुझे पढ़ानी है इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो सेक्शन 5 में बस टीसी वाली बात हो रही है कि टीसी अगर जो है टाइमली नहीं मिल रही, एक तो प्रिंसिपल को देरी नहीं करनी है टीसी देने में, और दूसरे स्कूल जहां पे बच्चे को एडमिशन लेना है वहां पर टीसी में देरी की वजह से उसे रिफ्यूज नहीं किया जाएगा एडमिशन। देन यहाँ पर आपका सेक्शन 6 क्या कहता है, स्कूल विल हैव टू बी अरेंज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। जैसे कि जब ये आपका लागू हुआ था 2009 में, 2010 में पूरा पारित वारित हो गया था, अब उसके बाद भी हो सकता है कुछ वहां पर नेबरहुड स्कूल्स अवेलेबल थे नहीं, इतने स्कूल्स थे नहीं, 3 साल का समय दिया गया था कि जहां जहां पर स्कूल्स अवेलेबल नहीं है वहां पर फटाफट स्कूल्स अवेलेबल करा दीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही है, 5 और 6 पे से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे सेक्शन 7 पर। 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है दोनों जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगी। वैसे भी आपको पता होगा जो शिक्षा जो हमारा सब्जेक्ट है ये आपका किस में आता है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है। यानी इस पे जो रूल्स बनाते हैं वो सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर बना सकते हैं। ठीक है, और आपका 7(6) कहता है, 7 सेक्शन का 6 का जो है ये आपकी उपधारा हुई। ठीक है, 6 पार्ट क्या कहता है, प्रोवाइड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ एनसीएफ, एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा एनसीईआरटी द्वारा, जो ये बताएगा कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। सेक्शन 8 आपका क्या कहता है, सेक्शन 8 कहता है कि जो उपयुक्त सरकारें हैं वो देखेंगी कि प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही। देन सेक्शन 9 क्या कहता है, ड्यूटीज असाइन की गई है लोकल अथॉरिटीज को कि वो ध्यान दें कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, और दूसरा जो वीकर सेक्शन है और डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगेन मैं कहूंगी सेक्शन 8 और सेक्शन 9 सिर्फ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और अथॉरिटी की बात कर रहा है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 10 पर। सेक्शन 10 क्या कहता है, यहाँ पर हम उसी फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें, जो फंडामेंटल ड्यूटी थी उसको भी आरटी में इंक्लूड किया गया है कि पेरेंट और गार्जियन की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है प्री स्कूल एजुकेशन को भी देखेंगी। अब प्री स्कूल एजुकेशन कौन सी होती है, मेन स्ट्रीम आपका स्कूलिंग कब होती है, मेन स्ट्रीम स्कूलिंग हुई आपकी कक्षा 1 से। ठीक है, जो प्राथमिक कक्षा से, कक्षा 1 से। इससे पहले भी तो जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो बच्चे को कहाँ भेजा जाता है, आंगनवाड़ी में भेजा जाता है। बाल वाटिका भी आजकल इस नाम से भी आजकल एनईपी में आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आंगनवाड़ीज होती है ना, जब 3 साल का बच्चा हो जाता है तो आप आंगनवाड़ी में एडमिशन करा देते हो उसका, वहां पर उसको जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो दी जाती है, प्लस चाइल्ड केयर प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपकी जैसे जो मेडिसिन वगैरह हुई, मेवे वगैरह होते हैं, पुष्टाहार वगैरह वो सब दिया जाता है। जब तक बच्चा 6 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक उसकी देख रेख का जो आपका ध्यान है वो कौन रखेगी, वो आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो प्री स्कूल लेवल पे फंक्शन करेगी, जिसमें आंगनबाड़ी वगैरह आ जाएगी। ठीक है, तो वो उसका यहाँ पे प्रावधान किया गया है। फिर आपका सेक्शन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th वाला जो आपका ये सेक्शन है ना, इसकी 3 उपधाराएं यानी ए बी सी है, इन तीनों को याद रखना जरूरी है।
ठीक है। तो अब ए वाला आपका क्या कह रहा है कि ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो क्या करेंगे, सारे सरकारी जो विद्यालय हैं वो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देंगे। तो आपको पता होगा जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर बच्चों से फीस नहीं ली जाती है, ठीक है। फिर सेकंड इसका बी पार्ट क्या कहता है कि जो सरकारी सहायता प्राप्त है आपके एडेड स्कूल्स जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें पूरे सेमी गवर्नमेंट जो होते हैं जहां पर थोड़ी बहुत सहायता सरकार से वित्तीय सहायता दी जाती है, फाइनेंशियल उनको सपोर्ट दिया जाता है, उनको जो है कितने परसेंट, जितना परसेंट वो सहायता गवर्नमेंट से ले रहे हैं उतना ही परसेंट उनको बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, समझ में आ गया। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल जो कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वो तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देंगे। दूसरा कह रहा है जो एडेड है, जितने परसेंट, जितना प्रतिशत आप सरकार से एड ले रहे हो, उससे सहायता ले रहे हो, उतने ही परसेंट बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करोगे। और तीसरा कहता है कि जो प्राइवेट आपके स्कूल्स है उनके लिए कंपलसरी बनाया गया है कि 25%, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वीकर सेक्शन से, जो गरीब बच्चे हैं या डिसएडवांटेज सेक्शन से भी 25% जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल को भी एडमिशन देना होगा, जो वीकर सेक्शन से आते हैं उनको। ठीक है, ये है। और इसमें एक चीज और क्लैरिफाई की गई है कि अगर कोई स्कूल रेजिडेंशियल प्राइवेट स्कूल है जिसको सहायता नहीं मिल रही, प्राइवेट स्कूल है, रेजिडेंशियल है, आवासीय, रेजिडेंशियल मतलब आवासीय जहां हॉस्टल वगैरह भी होते हैं, और वो कक्षा 1 से शुरू नहीं हो रहा है, उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। उसे 25% बच्चों को डिसएडवांटेज ग्रुप से लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना। पहला, सरकारी स्कूलों के लिए कह रहा है फ्री कंपलसरी एजुकेशन दो। सेकंड कह रहा है एडेड स्कूल उतने परसेंट बच्चों को देंगे जितनी परसेंट सहायता मिल रही है। थर्ड कह रहा है प्राइवेट स्कूल को भी कम से कम 25% डिसएडवांटेज ग्रुप से या वीकर सेक्शन से बच्चों को एडमिशन देना होगा। और अगर आवासीय विद्यालय है, ठीक है, प्राइवेट आवासीय विद्यालय है जो कक्षा 1 से शुरू नहीं हो रहा है, तो वो 25% वाले इस आपके प्रावधान से फ्री है, उसको जरूरत नहीं है ये करने की। ठीक है, देन सेक्शन 13 धारा 13 आपकी क्या कहती है कि नो स्कूल और पर्सन शेल व्हाइल एडमिटिंग अ चाइल्ड कलेक्ट एनी कैपिटेशन फी, किसी भी तरह की कैपिटेशन फी नहीं लेनी। अब देखो, नो स्कूल और पर्सन मतलब कोई भी विद्यालय बच्चों से एडमिशन के टाइम पे कोई फीस नहीं वसूलेगा, कोई कैपिटेशन फी, आजकल डिपॉजिट रखवा लेते हैं ना, वो सब नहीं रखवाना है। और पेरेंट्स और गार्जियंस की स्क्रीनिंग नहीं होगी, आजकल बड़े बड़े स्कूलों में होने लग गया, पेरेंट्स को बुलाकर उनका भी इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 14 क्या कह रहा है, सेक्शन 14 कह रहा है किसी भी बच्चे को अगर उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं दोगे। ठीक है, फिर है सेक्शन 15, अगर एडमिशन की डेट निकल गई है उसके बाद भी अगर बच्चा एडमिशन लेने आ रहा है तब भी आप उसे मना नहीं कर सकते, यानी किसी भी स्थिति में आपको मना तो नहीं करना है बच्चों को एडमिशन देने से। ठीक है, सेक्शन 16 क्या कह रहा है, सेक्शन 16 सीधे सीधे यहाँ लिखा हुआ है नो डिटेंशन नो एक्सपेल्शन। जब तक बच्चा प्रारंभिक शिक्षा यानी क्लास 8 तक की एजुकेशन पूरी नहीं कर लेता, बच्चे को फेल नहीं करना है, एक ही कक्षा में आप रोक नहीं सकते, स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते, उसे एक्सपेल नहीं कर सकते। ठीक है, नो डिटेंशन नो एक्सपल्शन। सेक्शन 17 क्या कह रहा है कि किसी भी बच्चे के ऊपर फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हेरेसमेंट नहीं किया जा सकता, आप शारीरिक रूप से कोई दंड नहीं दे सकते, मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते। ठीक है, याद रख लो किस सेक्शन में बात की गई, सेक्शन 17 ये कहता है कि फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी है। ठीक है, और सेक्शन 16 ये कहता है कि डिटेंशन नहीं कर सकते, एक्सपेल्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो सेक्शन 18 क्या कह रहा है, सेक्शन 18 कह रहा है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो बिना अपने सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन के जो है वो चल नहीं सकता। अगर आपके स्कूल को मान्यता नहीं मिली है, मान्यता प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो आप स्कूल नहीं चला सकते। और अगर आपके पास मान्यता प्रमाण पत्र नहीं है, आप स्कूल खोल रहे हो, तो उसकी फिर इतना डीप क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन फाइन पड़ता जाता है हर दिन का, शायद 10,000 कुछ इस तरह का फाइन होता है। अगर आपने फिर भी स्कूल खोला तो आपका फाइन पड़ेगा इसमें। ठीक है, फिर है सेक्शन 19। अच्छा, सेक्शन 18 में अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपका 2009 में जब ये लागू किया गया था और ये आया था कि इस अब आरटी के तहत सारे जो स्कूल्स हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन चाहिए होगा, तो कई स्कूल्स ऐसे थे जो मानक पूरे नहीं कर रहे थे। अब अगर आप मानक पूरे नहीं कर रहे हो तो आपको 3 साल का समय दिया गया था उस स्कूल को कि आप 3 साल के अंदर अपने सारे स्टैंडर्ड्स जो है फुलफिल कर लो, आप अपने सारे जितने भी मानक है वो पूरे कर लो, और 3 साल के बाद अंदर अंदर आपको रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट दे देंगे। अब वो मानक क्या थे,
वो किसमें बताए गए हैं? वो सेक्शन 19 में बताए गए। धारा 19 मानदंड बताती है, मानक निर्धारित करती है कि एक स्कूल के अंदर क्या-क्या चीजें होनी चाहिए, तब आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, पहचान पत्र या फिर मान्यता प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक है। सेक्शन 20 क्या कह रहा है? धारा 20 कह रही है कि इट प्रोवाइड्स पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अमेंड द शेड्यूल ऑन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। केंद्रीय सरकार को ये पावर है कि वो चाहे तो इस पूरे आरटी में क्या कर सकता है, स्टैंडर्ड मानकों में या नॉर्म्स में परिवर्तन कर सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, किसके पास अधिकार है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है। सेक्शन 21 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 21 भी अच्छे से पढ़ोगे, सेक्शन 22 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएमसी की बात हुई है यहाँ पे। एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। हर स्कूल में एक विद्यालय प्रबंधन समिति बनाने की बात की गई है, जिसमें 75% मेंबर कौन होंगे? पेरेंट और गार्जियन। 75%, 3/4 मेंबर पेरेंट्स और गार्जियंस होंगे। और इन 75% में से भी 50% कौन होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सॉरी, इस पूरे 75% में नहीं, मतलब पूरे ओवरऑल एसएमसी में 50% महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है। और चेयरमैन भी कौन बनेगा, अध्यक्ष भी कौन बनेगा? माता पिता में से ही कोई होना चाहिए, यानी पेरेंट्स में से। ठीक है, समझ गए? एसएमसी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनानी है, 75% यानी 3/4 मेंबर्स इसमें पेरेंट्स और गार्जियंस होने चाहिए। और टोटल जो एसएमसी है उसके 50%, आधे लोग जो है वो क्या होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। मतलब 40 लोग अगर एसएमसी में है तो 20 महिलाएं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, और अध्यक्ष भी माता पिता में से हो। प्लस सेक्शन 22 यानी धारा 22 ये कह रही है कि जो स्कूल प्रबंधन समिति है वो स्कूल के लिए एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएगी। क्या बनाएगी? एक स्कूल विकास योजना। स्कूल विकास योजना तैयार करेगी। और इसके एक व्यापक योजना होगी जिसमें सारे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान डाला जाएगा कि जो स्कूल है उसे किस तरीके से एक्ट करना चाहिए। इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स आ सकते हैं? कि बच्चे के अधिकारों का हनन ना हो, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसके जो चाइल्ड के राइट्स हैं, जो उसके अधिकार है, उसको सुरक्षा प्रदान करनी है। जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग वगैरह सब, ये सब पे देखना। टीचर्स वहां पर हैं या नहीं, अवेलेबल पूरी तरीके से है नहीं, ये सुनिश्चित करना। क्लासरूम में किस तरीके से बच्चों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से उनका असेसमेंट हो रहा है, इन चीजों के ऊपर भी एक मतलब एक पता होना चाहिए, एक पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि पता चल सके कि सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। लेकिन प्राइवेट स्कूल जो हैं उनको ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां की जो एसएमसी है वो एसडीपी बनाए, उनके लिए एसडीपी नहीं बनानी है। ये किसके लिए? सरकारी और जो सहायता प्राप्त वित्त, आपकी सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल्स है उनमें ये एसडीपी बनेगी। ठीक है, प्राइमरी में आपके प्राइवेट में नहीं बनेगी। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 23। सेक्शन 23 क्या कहता है? कि स्कूल की योग्यता और सेवा के नियम और शर्तों का प्रावधान करती है, यानी कि स्कूल में क्या क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए, स्कूल में आपका बेसिकली किस किस तरीके की टीचर्स आप रख रहे हैं, उन टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उनकी सेवा शर्तें क्या होनी चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीटीई को, एनसीटी क्या है आपका? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, इसकी ये जिम्मेदारी है कि ये टीचर्स की पूरी क्वालिफिकेशन का एक वो पूरा लेआउट जो है वो तैयार करेगी। फिर सेक्शन 24 जो है वो आपका क्या कहता है? टीचर्स की ड्यूटीज क्या क्या हैं उनके बारे में बताता है। अब इसमें देखो टीचर्स की ड्यूटीज को, इसको भी आपको बड़ा ध्यान में रखना है, ये चार्ट बिल्कुल अपने दिमाग में रख लो। न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए और शैक्षिक घंटे कितने होने चाहिए। तो वर्किंग डेज जो है आपके किसी भी आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट के, अगर कक्षा 1 से 5 तक का स्कूल है तो उसमें कम से कम 200 दिन खुलना चाहिए स्कूल। या फिर अगर घंटों में बात करें तो 800 घंटे कम से कम पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसी कक्षा 6 से 8 की बात करें तो 220 दिन के लिए स्कूल खुलना चाहिए और कम से कम 1000 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई है मतलब स्कूल में काम जो भी एक्टिविटी वगैरह होनी है। फिर अगर आप प्रतिदिन के शिक्षण कार्य की बात, ये तो ओवरऑल किसके लिए था? ओवरऑल आपके पूरे साल के लिए था। ठीक है, अब अगर हम प्रतिदिन शिक्षण कार्य की बात करें तो 1 से 5 तक की कक्षा के स्कूल में कम से कम 4 घंटे का शिक्षण कार्य होना चाहिए और 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए कम से कम 4.5 घंटे का शिक्षण कार्य होना चाहिए। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगर हम प्यूपिल टीचर रेशो की बात करें, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आप प्राथमिक स्तर पे बात करोगे तो प्राथमिक स्तर पे प्यूपिल टीचर रेशो 30:1 होना चाहिए, यानी 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। और उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी 6 to 8 की जब हम बात कर रहे हैं तो 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल को इंक्लूड नहीं करना है, इसमें स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। और
किसी भी दशा में ये रेशो 1:40 यानी 40 बच्चों पर एक टीचर से ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी दशा में। प्लस यहाँ पर यह भी कहा गया है किसी भी समय पर स्कूल में 10% से अधिक पोस्ट वैकेंट नहीं रह सकती। मिनिमम आवर्स ऑफ टीचिंग कितने होने चाहिए वीक में? एक टीचर को कम से कम 45 घंटे पढ़ाना है एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, एक हफ्ते में कम से कम 45 घंटे एक टीचर को पढ़ाना है। चलिए, ये आपके कुछ टीचर से रिलेटेड थे। अब हम सेक्शन 25 की बात करते हैं। सेक्शन 25 क्या कह रहा था कि अगर जब 2009 में जब आया था कि अगर प्यूपिल टीचर रेशो मीट नहीं हो रहा है तो लोकल अथॉरिटी और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोशिश करे कि 6 महीने के अंदर अंदर वो क्या करे, वो इस प्यूपिल टीचर रेशो को मेंटेन कर ले। हालांकि ये जो आपका सेक्शन 25 था ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गया था, क्योंकि इससे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि बात की गई थी कि अगर 3 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना है, अगर मानक पूरे नहीं है तो 3 साल का समय दिया गया था स्कूल को अपने मानक पूरे करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या कह दे रहे हैं, ये 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर लो। तो ये जो है बाद में इसको रिफॉर्म करके ठीक किया गया था। चलो, इस पे बाद में आएंगे। अब हम बात करते हैं, ये 27 वाला हम आगे पढ़ेंगे। 26 पे आते हैं। 26 वाले में हमने 10% वैकेंसी वाली जो बात की थी अभी कि 10% से अधिक वैकेंसी नहीं होनी चाहिए, ये आपका सेक्शन 26 में आता है। सेक्शन 27 की अगर हम बात करें तो किसी भी शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ 3 कार्य को छोड़ के। इस पर एमसीक्यू पूछ लेते हैं आपसे कि कौन से वो 3 कार्य हैं जो गैर शिक्षा वाले हैं लेकिन टीचर उसमें आ सकते हैं। इन 3 कामों के अलावा टीचर को आप और किसी नॉन एजुकेशनल पर्पज के लिए आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। तो इसमें 3 काम क्या है? एक तो आपका पॉपुलेशन सेंसस यानी कि जनगणना के लिए लगाया जा सकता है टीचर्स को। डिजास्टर रिलीफ ड्यूटीज यानी आपदा प्रबंधन के लिए लगाया जा सकता है। और तीसरा क्या? चुनाव। चुनाव में ड्यूटी आती है टीचर्स की। बस इन 3 गैर शिक्षण कार्यों के अलावा टीचर से आप और किसी कोई तरीके का गैर शिक्षण कार्य नहीं करा, पोलियो ड्रॉप वगैरह पिलाने नहीं भेज सकते आप उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या आती है? सेक्शन सेक्शन 27 में आती है। सेक्शन 28 ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सेक्शन आरटीई का टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने से रोकता है? सेक्शन 28। ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन टीचर नहीं पढ़ा सकते। फिर देखिए सेक्शन 29 जो है आपका, बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका आरटीई है, एकेडमिक अथॉरिटी है, उसको क्या क्या इंश्योर करना है कि 8 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर काम करना है। मतलब एक स्कूल को एक जो करिकुलम होना चाहिए, जो इवैल्यूएशन प्रोसीजर होना चाहिए, वो किस किस कारकों के ऊपर फंक्शन करे। जैसे पहला है जो आपकी संविधान के मूल्य हैं, उनको जो है आपको वैल्यू देनी है, उनको आपको समझ के कार्य करना है। मतलब ये सारी चीजें उसके अनुरूप होनी चाहिए। बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। ठीक है, बच्चे की नॉलेज को, उसके जो टैलेंट है उनको आपको बढ़ाना है। फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज बच्चे की जो है उसका पूर्ण तरीके से विकास करना है। लर्निंग एक्टिविटी के थ्रू यानी डूइंग एस्पेक्ट से होनी चाहिए, बच्चा खोज के द्वारा सीखे। ठीक है, एक्सप्लोरेशन से सीखे। हर चीज जो है चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित होनी चाहिए। चाइल्ड को उसकी मदर टंग में, ठीक है, ये बात भी कहती है आपकी, जितना हो सके बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही सिखाइए। इसके अलावा बच्चों को किसी भी तरह के डर, ट्रॉमा, चिंता, इन सब से क्या करना है? दूर रखना है। इसके अलावा इन्होंने सीसीई की बात की थी। सीसीई में भी हमने क्या देखा था? सीसीई कब आया था? आरटीई लागू होने के बाद ही सीबीएसई ने सीसीई को लॉन्च किया था। सीसीई क्या है आपका? कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, ये आपके 8 कारक हो गए। सेक्शन 30 देखो क्या कहता है आपका। सेक्शन 30 कहता है कि किसी भी बच्चे को जब तक वो एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेता, क्लास 8 तक की उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, किसी भी तरह का बोर्ड एग्जाम नहीं देना होगा। पहले क्या होता था? 5th में भी बोर्ड होता था, 8th में भी बोर्ड होता था, अब कोई बोर्ड एग्जाम नहीं देना। और बल्कि एनईपी तो आपकी कह रही है सीधे 12th में देंगे। यानी 10th का भी बोर्ड जो अब है सब सिर्फ शायद आई थिंक अब अगले साल का और रह गया, इसके बाद आई थिंक वो एनईपी लॉन्च होने के बाद तो 12th में ही रहेगा बोर्ड सिर्फ। ठीक है, तो अभी लेकिन आरटी ये कहता है कि जब तक बच्चा क्लास 8 तक की शिक्षा पूरी नहीं कर लेता, बच्चे को कोई बोर्ड एग्जाम नहीं देना है। सेक्शन 31 आपका क्या कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बच्चों के जो अधिकार हैं उनका हनन ना हो सके, उनका मतलब आप उन्हें मिसयूज ना कर सके, बिल्कुल उन्हें बचा सके, इसके लिए एक प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड थ्रू नेशनल स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट के तहत एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर बनाने की बात की गई है। एनसीपीसीआर क्या हुआ? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, और एससीपीसीआर क्या हुआ? स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये इस तरीके का इंस्टीट्यूशन, एक इस तरह का इन्होंने संस्था बनाई है जो क्या करेगी?
वो बच्चों के अधिकारों का अगर कहीं पे भी हनन हो रहा है, जैसे किसी को फिजिकली मारा गया है, टीचर ने बहुत ज्यादा पीटा है, तो बच्चे का अधिकार का हनन हुआ, तो वो अपनी शिकायत लेकर इसके पास आ सकता है, एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर जाकर फिर इसकी जो ग्रीवेंसेस होती हैं, उसकी जो शिकायत है, सेक्शन 32 क्या कहता है, इस मैकेनिज्म के द्वारा बच्चे की जो शिकायतें हैं उसको सुना जाएगा और एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। एनसीपीसीआर एससीपीसीआर याद रख लेना। फिर है सेक्शन 33, क्या कह रहा है आपका, कि ये आपकी एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाने की बात करता है, कि एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए अधिनियम प्रावधान करने के लिए, मतलब एक विशेषज्ञ सलाह देने के लिए क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, जो आपको ये जो आपकी आरटी है ठीक से लागू हो रही है नहीं, या फिर कहाँ कहाँ पे क्या क्या इंप्रूवमेंट करने उसके लिए एडवाइस करें। सेक्शन 34 क्या कह रहा है, कि जो हमने यहाँ हमने राष्ट्रीय स्तर की बात की कि राष्ट्रीय स्तर पे होनी चाहिए, सेक्शन 34 राज्य स्तर पे बात कर रहा है कि स्टेट एडवाइजरी काउंसिल भी होनी चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करे कि किस तरीके से आरटीई को ढंग से इंप्लीमेंट करना है। सेक्शन 35 कहता है कि इट प्रोवाइड्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू गाइडलाइंस। यहाँ पर देखो, हायर से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपके लिए गाइडलाइंस बना सकती है, आपको दिशा निर्देश दे सकती है, अपने से नीचे किसको देगी, राज्य को देगी, राज्य सरकारों को देगी, राज्य के आप इस तरीके से आरटी को इंप्लीमेंट कीजिए, राज्य सरकार अपने से नीचे लोकल अथॉरिटी को देगी, लोकल अथॉरिटी किसको देगी, फिर एसएमसी को, फाइनल एसएमसी के पास आएगा कि आप इस तरीके से आरटीई को लागू कीजिए, ठीक है। फिर है सेक्शन 36। सेक्शन 36 क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रोवाइड्स फॉर प्रीवियस सैंक्शन ऑफ एन ऑथराइज्ड ऑफिसर फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस। अगर इस आरटी के तहत कोई भी इल्जाम लगाया जा रहा है किसी टीचर के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, तो वहां पर उन्हें अपने आप को डिफेंड करने का, अपने आप को सही साबित करने का अधिकार है, ठीक है, वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। सेक्शन 37 क्या कहता है, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी लीगल सूट फॉर प्रोसीडिंग्स इन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एक्सेट्रा फॉर एनी एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर कोई एक्शन जो है आरटी के तहत लिया गया है जिसके ऊपर किसी ने कोई लीगल केस वगैरह कर दिया, तो यहाँ पर आप उस एक्शन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में आप प्रॉपर गवर्नमेंट को क्या दे सकते हो, सफाई वगैरह दे सकते हो, इस मुकदमे में कार्रवाई की जा सकती है। फिर है आपका लास्ट सेक्शन 38 प्रोवाइड्स पावर टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एंड फॉर लेइंग ऑफ रूल्स एंड नोटिफिकेशंस मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका मतलब जो नियम वगैरह बनाने हैं आरटीई से रिलेटेड, उसके ये इनको पावर देता है, शक्ति देता है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मेन इंपॉर्टेंट आपका जहां जहां भी चाइल्ड से रिलेटेड बात हो रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही वाले हैं, ठीक है। चलिए, ये तो आपका आरटीई था जो हमने सेक्शंस के साथ डिस्कस कर लिया। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आपको एक ही बार में सेक्शंस याद हो गए होंगे, लेकिन जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ वो जरूर आपको याद हो गई, जैसे नेबरहुड स्कूल की बात की, एज अप्रोप्रिएट क्लास की बात की, ये सारी चीजें आपको बीच बीच में क्लियर होनी चाहिए, इस पे एमसीक्यू बनते हैं। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक लाइक दीजिएगा, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।